Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel Study Hood. As you know that कि हमने अपने लास्ट सबसेक्शन में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था रिगार्डिंग टू द एमसीक्यूट केमिस्ट्री। आज हम इस सबसेक्शन में उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अपनी डिस्कशन को कैरी ऑन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने अपने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था कि रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होते हैं। बेसिकली एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं आपके लिए। इट इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर आप किसी भी रिएक्शन का रेट डिस्कस करते हो। दूसरी बात, वो जो फैक्टर्स उस रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करें वो। एंड द थर्ड थिंग यू हैव द मैकेनिज्म्स ऑफ द रिएक्शन। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारा जो पूरा चैप्टर है वो आज इन तीनों चीजों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। सबसे पहली बात हमारे पास क्या थी के रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड चीज, फैक्टर्स affecting the rate of reaction, and the third you have the, और तीसरी बात आपके पास थी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। हमने सबसे पहले यही बात डिस्कस की थी कि हमारा जो पूरा चैप्टर है वो बेसिकली इन तीन चीजों के आगे घूमने वाला है। अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था, उनके ग्राफ्स वगैरह वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए थे। ठीक है जी। अब इस आप बोल सकते हैं सब सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग के तौर पे लिख देते हैं इसको, फैक्टर affecting the rate of reaction। अब वो कौन से फैक्टर है? रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है क्या होता है? अगर कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसका रेट फाइंड करना। फॉर सपोज अगर कोई आपके पास रिएक्शन है, लाइक सपोज यू हैव द H2 plus O2 2HO, दिस इज अ रिएक्शन। ये आपके पास एक रिएक्शन है, इसका रेट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं आप, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब सपोज करें आपने इसका रेट जो है वो फाइंड किया, वो कुछ भी आया आपके पास। पहले जब आपने उसका रेट फाइंड किया तो वो ग्रेटर था, लेटर देन कुछ ऐसी चेंजेस आई उसके अंदर कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन अब डिक्रीज होना शुरू हो गया। आप बोल सकते हो इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो वो चेंजेस क्या थी? बेसिकली इस लेक्चर में हम उसी चेंजेस को ही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, रिएक्शन जब भी हो रहा होता है तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि जो नेचर है ना रिएक्टेंट का वो बिगली अफेक्ट करता है। आप किस तरह से, सबसे पहले ये हेडिंग लिख देते हैं। ये सबसे पहली थिंग हमारे पास क्या थी? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की नेचर, व्हाट डज दिस मीन? यानी कि कितनी रिएक्टिविटी है उन सब्सटेंस की। और याद रखिएगा हमेशा कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी और डिपेंड करती है। ठीक है, सब रिएक्टिविटी डिपेंड, सबसे पहले वो डिपेंड करेगी आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी पर। सबसे पहली बात वो किस पर डिपेंड करती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है क्या होती है? so the reactivity of the substance mainly depend upon the ionization energy। अब इससे रिगार्डिंग आपने क्या याद रखना है कि सपोज करें अगर आपके पास जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, याद रखिएगा उतना ज्यादा हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेट आपके पास आएगा। किस तरह से इसको एग्जांपल से समझते हैं, बट उससे पहले एक और चीज पर अभी हमारी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है, और वो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है वो रिएक्ट करने जा रहा है, सडनली आप क्या करते हो, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी को चेंज कर देते हो या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दो, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करें, हम एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जो ग्रुप 1A के मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंस आप बोल सकते हैं, एलिमेंट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स, ऐसा कि आपको पता है कि अल्कली मेटल्स जो हैं उनके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दे हैव NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आयनाइजेशन एनर्जी भी आपको पता है इनके पास लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तीसरी बात आपको ये भी पता है कि दे आर हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि ये इनकी जो नेचर है, इन अगर आप इन अल्कली मेटल्स के रिएक्टेंट्स एज ए रिएक्टेंट्स यूज करते हो, तो इनकी नेचर हमारे पास क्या क्या है कि ये आयनाइजेशन एनर्जी रखते हैं वेरी लो, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1, और दे आर वेरी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स। यानी अगर आप ग्रुप ए के मॉलिक्यूल की सपोज करें हम रिएक्शन करवाते हैं, किसी के साथ भी करवा लें आप, लाइक सपोज अगर आपके पास कोई भी एक ग्रुप ए का मॉलिक्यूल है और इसका आप वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो याद रखिएगा ये जो रिएक्शन होगा इट विल बी वेरी फास्ट, ये बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्टेंट्स होगा आपका रिएक्शन, एज यू कैन एक्सपेक्ट, जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रुप 2A के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं हम, जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं, अर्थ मेटल्स। ठीक है जी। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं आपके पास, इनके हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, यू हैव द NS2। ठीक है जी। इनकी अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हम एज कंपेयर टू द एज कंपेयर, याद रखिएगा हम अल्कलाइन अर्थ मेटल से कंपेयर कर रहे हैं, सो दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी, एज कंपेयर टू द अल्कली मेटल्स। अगर हम इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एनर्जी की बात करें तो हमारे पास दे आर, वो हाईली से ये लो है, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी आप देख सकते हो डिफरेंस कितना आ गया नेचर में। तो याद रखिएगा कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, दे हैव हाई रेट ऑफ रिएक्शन। हमेशा आपने याद रखनी है कि जो भी आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके पास हाई रेट ऑफ रिएक्शन, आप बोल सकते हो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ये एक पॉइंट आप ये लिख लो, आयनिक compound have fast rate of reaction। आयोनिक कंपाउंड के पास हमेशा याद रखिएगा फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होता है। और दूसरी बात, कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ना, कोवलेंट कंपाउंड्स यू हैव, वो हमेशा स्लो रेट ऑफ रिएक्शंस रखते हैं। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड हैव स्लो rate of, always remember that ionic compound have fast rate of reaction and the covalent compound have slow rate of reaction, must remember। तो अगर आप इसको कंपेयर करो कि जो अल्कली मेटल्स थे हमारे पास, उनका हमने जब रिएक्शन परफॉर्म करवाया तो उनकी काफी ज्यादा हाई रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन था। अब इसी जगह पर अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रिएक्शन परफॉर्म करवाओ, सपोज यू हैव द
Group 2 element which is reacting with the water. अब जब आप इसका रिएक्शन देखोगे ना, इट इज कंपैरेटिवली स्लो reaction as compared to the alkali metals. You must remember this. यानी कि जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स है ना, ये बेसिकली आप पर डिपेंडेड है. ये सबसे पहला फैक्टर है दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. जितनी ज्यादा आप बोल सकते हो, जिसके पास जितनी ज्यादा हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पावर होगी वो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन परफॉर्म करेगा, और जिसके पास जितनी कम लोअर आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन परफॉर्म करेगा. तो ये हमारे पास एक आप बोल सकते हो कि पहला फैक्टर आ गया जो कि अफेक्ट कर रहा है. मैं एक बार फिर रिपीट कर लेती हूँ कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी थी वो डिपेंड कर रही थी किस पे, एक आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड यू हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. जितनी ये दोनों चीजें लो होंगी ना उतना हाई रेट ऑफ रिएक्शन होगा. इन केस ये लो हो तो थोड़ा सा कम हो, बट जितनी ये ज्यादा हाई होती जाएंगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास गिरता जाएगा. ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है. अब दूसरी चीज जो अफेक्ट करती है वो है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन. यानी आपके पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, अगर आपको वो याद हो तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या स्टडी किया था कि जो रेट है ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है जी, हमने क्या स्टडी किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन. अगर आपको याद हो तो हमने जो पढ़कर आए हैं उसमें क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन. अगर आप इसको कुछ इस तरह भी लिखो, सपोज यू हैव द टू रिएक्शंस A प्लस B इज इक्वल टू, अगर आप ले लो AB और इनके साथ कुछ ना कुछ अटैच है मोल्स, तो ये आप रख लो इनके A, ये रहा B, तो ये A आ जाएगा, ये आ जाएगा. So the rate of reaction is directly proportional to the concentration, आप बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन. ठीक है जी, अगर आप एग्जांपल देना चाहो किसी की इस बात को समझने के लिए, तो आपके पास जो वुड है उसकी कितनी बेस्ट एग्जांपल आपके पास कि आपके पास जो वुड है वो अगर आप बर्न करने के लिए रख दो, सपोज ये मेरे पास एक वुड था, इसको मैंने बर्न किया इन द एयर, इसको मैंने आग लगाई और ये एयर में एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है. अब एज अ रिजल्ट ये कोयले बन जाएंगे, बट ये जो रिएक्शन होगा ना, ये आपके पास आप ऐसा बोल सकते हो कि इसकी जो कंसंट्रेशन इट इज कंपैरेटिवली स्लो. क्यों? अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, अगर आपके पास अगेन कोई वुड है और उसको आप अगर क्या होता है एयर के अंदर, क्या होता है जो इसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करती है ना. अगर आप ऑक्सीजन इसको प्योरली, जो ऑक्सीजन सिलेंडर में मौजूद होती है, अब यहाँ पर हम इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज प्योर. ये जो रिएक्शन होगा ना, ये आप देखोगे इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, और ये जो है ना वो स्लो होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ऑक्सीजन जो है वो प्योर ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं. यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये आपके पास एयर में इजीली मौजूद है. तो जब आपने वुड को बर्न किया इन द एयर में क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने आकर उसके साथ रिएक्ट किया, एज अ रिजल्ट वहां पर एक स्लो प्रोसेस हुआ. बट अगर आप उसी वुड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, एक प्योर ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स में फिल्ड होती है आपके पास, अगर आप उनको वो प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, देन यू विल हैव द फास्ट रिएक्शन एज कंपेयर टू द बिफोर. तो ये दोनों चीजें जो है वो बिगर आप बोल सकते हो काफी ज्यादा एक्ट करती हैं, या आप बोल सकते हो कि डिपेंड करती हैं टू द
रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। इसके बाद तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है सरफेस एरिया। तो अब हम डिस्कस कर रहे थे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आप किस तरह से डिपेंडेंट, याद रखिएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट टू द सरफेस एरिया। किस तरह से, अगर सॉलिड की केस के हम एग्जांपल ले लें, लाइक आपके पास कोई बड़ी सी बोल है, उसका आप रिएक्शन करवा रहे हो, और फिर आपके पास छोटे छोटे टाइनी सी पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, और वही सॉलिड अगेन आपके पास पाउडर फॉर्म में है। अब आप एग्जांपल ले लेते हो शुगर की, ये आपके पास शुगर का एक बड़ा सा क्रिस्टल है, ये उसके शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, और ये आपके पास एक पाउडर फॉर्म में शुगर है। अब आप बताएं, खुद आप बताएं कि जब आप इनमें से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी टाइप है शुगर की, अगर आप वाटर के अंदर ऐड करोगे तो वो इजीली से डिसॉल्व हो जाएगी। ऑफ कोर्स योर आंसर विल बी द पाउडर्ड शुगर। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा आप बारीक चीजें मतलब ऐड करते हो, देखिए जैसे पाउडर आप ऐड करोगे तो वो इतनी जल्दी मिक्स हो जाएगा कि आपके लिए मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन। सो द सरफेस एरिया जितना आप डिक्रीज करोगे ना, यानी कि आप बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन उतना डिक्रीज हो जाएगा। सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा आपको रिएक्शन जल्दी करवाना है, उतना ज्यादा आप सरफेस एरिया उसका डिक्रीज कर दो, देन यू विल हैव द फास्टर रिएक्शन, आप बोल सकते हो। अब इसकी हम एक साइंटिफिक एग्जांपल से भी इसको देख लेते हैं। लाइक यू हैव द एल्यूमिनियम, आपके पास आप एल्यूमिनियम, पहले आपने एल्यूमिनियम दिया, अभी आपके पास एक फॉइल मौजूद है, ये एल्यूमिनियम फॉइल है आपके पास, ठीक है। आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे ना, अच्छा एक और चीज भी यहाँ पर आप ऐड करते हैं, दैट इज योर 6 मोल्स ऑफ वाटर। जब आप ये करवाओगे ना तो आपके पास रिएक्शन जो है वो ना थोड़ा सा स्लो आप बोल सकते हो। बट अगर इसी केस में आप एल्यूमिनियम लो, अगेन सारी चीजें अगेन से रिएक्ट करवाओ, अब आपने क्या किया, अब आपने एल्यूमिनियम को पाउडर कर लिया। अब ये एल्यूमिनियम आपके पास पाउडर फॉर्म में मौजूद है। अब जो होगा ना रिएक्शन, वो आपके पास फास्ट होगा। पहले आपके पास स्लो था, अब आपके पास क्या है, फास्ट। सो जितना आपके पास सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा। देखिए हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी इसको समझ लिया कि आपने जब शुगर ली पाउडर फॉर्म के अंदर, आपने शुगर ली तो वो जल्दी से मेल्ट हो गई। इसी तरह से एल्यूमिनियम की हमने एग्जांपल ली, सबसे पहले हमने एल्यूमिनियम की एक फॉइल ली थी। इस केस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम फॉइल ली थी, इस केस के अंदर हमने एल्यूमिनियम को पाउडर फॉर्म में लिया है। ये एक मेन डिफरेंस है दोनों इक्वेशंस में, ठीक है जी। तो आप देखोगे कि जो पाउडर फॉर्म वाला एल्यूमिनियम है वो ज्यादा स्पीडली वर्क डन कर रहा है। तीसरी फैक्टर हमारे पास आ जाती है, और सॉरी फोर्थ फैक्टर यू हैव द लाइट। अब लाइट भी आपके पास अफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। लाइट हमें पता है किसमें इन्वॉल्व होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो है आपके पास, फोटो केमिकल रिएक्शंस, जो आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो मौजूद हैं ये उनको वैल्यू डिपेंड करती है। अब किस तरह से, लाइक अगर जितना ज्यादा आप फोटोकेमिकल रिएक्शंस या लाइक यू हैव द फोटोसिंथेसिस, आपके पास जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस का आप जब प्रोसेस परफॉर्म करवाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइनली फॉर्म होते हैं ग्लूकोज के अंदर प्लस ऑक्सीजन। अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे 6, यहाँ पे 2,
कितने जाएंगे हमारे पास ये 6 इंटू 8, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 2, अगर मैं यहाँ पर 6 कर दूं, ठीक है जी, 6 हो गया, और 6 टू 12, 6 टू, यहाँ पर हम कर लेते हैं इसे ऐड, और यहाँ पर भी मैं 6 कर दूं 12, और यहाँ पर 6 6 एंड 12 हो गई क्वेश्चन आपके पास बैलेंस यहाँ पर। अच्छा, ये जो रिएक्शन है, क्या आप बताएं कि क्या ये रिएक्शन नाइट के टाइम पर परफॉर्म होता है? ऑफ कोर्सली नॉट, जब तक आप इस रिएक्शन को सनलाइट प्रोवाइड ना करें। जब आप इसको सनलाइट प्रोवाइड करोगे तो ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। यानी कि हमने क्या देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द लाइट। जितनी ज्यादा आप यहाँ पर लाइट प्रोवाइड करोगे इस रिएक्शन को, उतनी ज्यादा स्पीड आप बोल सकते हैं, स्पीड में ये रिएक्शन फॉर्म होता रहेगा। ये हम बायो एनर्जेटिक्स, आपके पास बायोलॉजी का केस है, उनमें हम अपनी सीरीज में इसको डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है जी, तो हमने क्या देखा कि लाइट भी डिपेंडेंट है। पांचवा चीज, फिफ्थ, यू हैव द टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा किंग है जो अफेक्ट करता है द रेट ऑफ रिएक्शन को। याद रखिएगा कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है टेम्परेचर पर। इसके केसेस अभी डिस्कस करते हैं किस तरह से। अगर हम पहले अपनी डोमेस्टिक एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे विद द बुक एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले अगर आप देखो, अगर आपके पास एक वाटर है, आप उसके अंदर शुगर को मिक्स करवाना चाह रहे हो, अगर आप उसको हैंड से मिक्स कर रहे हो तो आपको टाइम लग रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप उसको मिक्स करने के बजाय जस्ट आप उसको एक किसी गैस के ऊपर रख दो जो कि बर्न कर रही हो, देन आप देखोगे कि वो जो टेम्परेचर, जितना ज्यादा आपने टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया, वो रिएक्शन उतना ज्यादा जल्दी हो गया। ठीक है, ये तो हमारे पास कॉमन सी एग्जांपल थी, तो हर किसी ने इसको जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप अगर आप वार्म वाटर के अंदर शुगर को मेल्ट करवा रहे हो, तो वहां पर भी वो इजीली मेल्ट हो रही है। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा अपनी केमिस्ट्री से रिलेटेड करते हैं। जनरली याद रखिएगा कि टेम्परेचर जो है ना, जिस पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, वो आपके पास है 10 डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से दैट द 10 केल्विन। ये जो टेम्परेचर है ना, इस पर ज्यादा से ज्यादा स्पीड ऑफ रिएक्शन आप बोल सकते हो वो परफॉर्म होते हैं जनरली। ठीक है जी, यानी कि रेट, जितना ज्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे ना, तो रेट आपके पास जो रेट है ना, इट विल इंक्रीज 2003 टाइम्स इंक्रीज। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो 10 केल्विन, अगर किसी भी आपके पास कोई भी रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो 10 केल्विन सपोज, अब आप हर 10 डिग्री पर जितना भी आप करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, फॉर सपोज आपने एक रिएक्शन स्टार्ट किया था, हम इसी को ले लेते हैं, यहाँ पर सनलाइट की जो टेम्परेचर था वो तकरीबन आपके पास अभी एग्जाम्पल के लिए ये एक रूम टेम्परेचर पे, यानी कि ये 25 है अभी के टाइम। अगर आप इसका 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो, आप इसका कर देते हो लाइक सपोज 35, आपने इसका इंक्रीज किया 35 कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके पास 2003 टाइम्स इंक्रीज होगा on the increment of every 10 degree Celsius, or we can say the 10 Kelvin। समझ में आ गई बात? आई होप आपकी अंडरस्टूड होगी। देखें, फिर से रिपीट कर लेते हैं कि पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा चल रहा था, वो सपोज कर लेते हैं कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सपोज कर लेते हैं एक इमेजिनरी वैल्यू हम ले रहे हैं, ये परफेक्ट वैल्यू नहीं होती। अगर आपके पास यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन 1000 है, 10 आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस पर ये काम हो रहा था, 35 आपने इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब ये जो रिएक्शन है ना, इसमें इंक्रीमेंट आएगा 2003 टाइम्स, यानी अब ये क्या हो जाएगा 3000
3 टाइम्स ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमने एग्जांपल ली थी, आप इसको एक इमेजिनरी वैल्यूज ही कंसीडर कीजिएगा। दीज आर नॉट द परफेक्ट वैल्यूज, लेकिन ये जो है ये परफेक्ट वैल्यू है कि जब भी आप 10 डिग्री केल्विन को इंक्रीज करो, ठीक है, तो आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2003 टाइम्स ही इंक्रीज होता है। अगर आप इसको एक पॉइंट बनाकर लिखना चाहते हो तो हम लिख सकते हैं इंक्रीमेंट of 10 Kelvin, or we can say that the 10 degrees Celsius in any reaction will increase the rate of reaction by 2003 times यानी आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1000 हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन था, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 2003 से, तो जितना आपके पास वैल्यू आएगी, याद रखिएगा ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये इतने गुना बढ़ चुका है। आई होप आपके लिए ये अब अंडरस्टूड होगा, ठीक है जी। तो आपके पास टेम्परेचर बिगनली अफेक्ट करता है टू द फैक्टर्स, यहाँ बोल सकते रेट ऑफ रिएक्शन को। अब रेट ऑफ रिएक्शन के मुताबिक हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू को और उसकी प्रॉपर्टीज को अभी डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट? अब जैसा कि आपको पता है कि रेट कांस्टेंट को हम किससे शो करते हैं, हम इसको के से शो करते हैं। अब रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करने से पहले आपने एक चीज याद रखनी है, और वो क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है जी, ये बात हमें पता है। दूसरी चीज, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, के, और के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स को लेते हैं। यानी कि अब अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे वो कांस्टेंट के है। और अगेन आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर इस तरह से लिखना चाहो, अब यहाँ पर ये के क्या है, ये के जो है ना वो आपके पास एक्चुअली दैट इज द रेट कांस्टेंट। ये आपके पास रेट कांस्टेंट है। ये रेट कांस्टेंट आपको क्या बता रहा है? सबसे पहली बात ये आपको बता रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन का रेट क्या चल रहा है अभी या कभी भी आप फाइंड करो। दूसरी बात, जो मोलर कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का, जो कि आप जितना भी लो वो भी आपको ये रेट ऑफ रिएक्शन आप बोल सकते हो कि आपको डिटरमाइन करके बताएगा। और दूसरी बात कि आपको दूसरी क्या बताता है कि रेट बताता है। यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर देखो कि आर क्या है, इट इज इक्वल टू द के। सिंपली आप देख सकते हो कि आर जो है वो के बराबर है, ठीक है जी। तो के हमारे पास यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे पहली बात रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है, और दूसरी बात आपको ये बता रहा है कि R इज इक्वल टू द K। ओके स्टूडेंट, सो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। ये आपके पास क्या है, इट ऑलवेज, रिमेंबर दैट इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। के जो है वो आपके पास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और के हमें पता है ये क्या है, कांस्टेंट है। के इज अ कांस्टेंट फॉर एनी गिवन टेम्परेचर, कांस्टेंट फॉर गिवन टेम्परेचर। यू मस्ट ऑलवेज, आप इसी को याद रखिएगा। दूसरी बात, के जो है ना वो आपके पास इंडिपेंडेंट भी है। देखिए ये भी एक इंडिपेंडेंट है, किसके ऊपर, इट इज इंडिपेंडेंट टू द फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन।
आप कितनी भी कंसंट्रेशन लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा इनिशियल स्टेज पर जब आप रिएक्शन को स्टार्ट करवा रहे हो तब आप उसकी कितनी भी कंसंट्रेशन लो, इसको कोई फर्क खासा नहीं पड़ना। दूसरी बात, K is independent to the pressure per volume, प्रेशर पर वॉल्यूम पर ये इंडिपेंडेंट है। एंड द थर्ड थिंग, यू हैव द कैटालिस्ट। आप उस रिएक्शन के अंदर कोई कैटालिस्ट अगर इंट्रोड्यूस करवाते हो ना, तो के उससे भी इंडिपेंडेंट है। ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या कि के जो है वो डिपेंड नहीं करता टू द कंसंट्रेशन। सेकेंड थिंग, यू हैव द प्रेशर पर वॉल्यूम एंड द लास्ट यू हैव द कैटालिस्ट। कैटालिस्ट अगर आप रिएक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हो तो के की वैल्यू को कोई भी फर्क नहीं पड़ना। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। अगर हम इसको आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, आर्हेनियस इक्वेशन आपको पता है, आर्हेनियस इक्वेशन आपके पास मौजूद है, दैट इज योर के। यहाँ पर जो के है, अच्छा इस आर्हेनियस इक्वेशन के पास हमारे पास के साथ ए भी आता है, ए। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन आपके पास ही मौजूद है और इसके ऊपर आप छोटा सा यहाँ पर ई माइनस का ई अपॉन में है आपके पास आर टी, वेरी स्मॉल टाइनी सी इक्वेशन आपके पास मौजूद है। ये है आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन। अब इस आर्हेनियस इक्वेशन के बाकी फैक्टर्स को छोड़ें, अगर आप ई ए पे गौर करें, ई ए क्या है आपके पास, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि के आप पर क्या शो कर रहा है कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ई ए। ये क्या है आपके पास यहाँ पर, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है कि क्या होती है कि अगर आपके पास सपोज करें ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने प्रोडक्ट के अंदर जाना है, तो ये रिएक्टेंट्स जो है उनको एक पाथ फॉलो करके जाना होता है और ये पाथ जो होता है ना, बेसिकली यही आपके पास एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है। तो ये जो आप बोल सकते हो कि जितना ज्यादा एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी होगी, या वो इतनी हो सकती है या वो इतनी हो सकती है, जितनी ज्यादा ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ज्यादा के की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, कम होगी, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन जो है वो आप देख सकते हो इनवर्सली है। अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर देखो तो K is directly proportional to the temperature here also। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कुछ आपको K के लिए वैल्यूज जो है वो निकाल कर समझाने की पूरी कोशिश की। अब लास्टली हमें क्या डिस्कस करना है कि जो आपके पास रेट कांस्टेंट है इसकी यूनिट्स। अगर आपको याद हो, हमने जो इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसके अंदर भी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे शो कर रहे थे, के सी से। यहाँ पर सिर्फ के से शो कर रहे हैं। अब सबसे पहले अगर हम यूनिट की बात करें तो आपको याद हो कि उसका भी कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं था जब तक आप उसका कैलकुलेट नहीं कर रहे थे। याद रखिएगा कि इसका भी कोई पर्टिकुलर आपके पास कांस्टेंट जो है वो मौजूद नहीं है। ये डिपेंड करता है ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सपोज करें कि आपके पास कोई भी एक इक्वेशन आप कंसीडर कर लो कि आप हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन है आपके पास किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है, रिएक्टेंट्स की हो सकती है। तो आपने अगर ओके को फाइंड करना है ना, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है, किसकी कंसंट्रेशन, उसके अंदर मौजूद रिएक्टेंट्स हो आपके पास या आपके पास प्रोडक्ट हो, तो आप किस तरह से फाइंड करोगे, 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। ये आप बोल सकते हैं फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ द के आप पर डिपेंड करता है ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब किस तरह से, अगर आप सपोज कर लेते हैं हम
कि एक जो है वो एन सबसे पहली बात यहाँ पर एन पे शो कर रही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। एन यहाँ पर ये जो एन है ना, ये शो कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। अच्छा, अगर आप एग्जांपल ले लो कंसंट्रेशन, आपको पता है कंसंट्रेशन का हम यूनिट क्या लेते हैं, मोल पर डीएम क्यूब, और उसके ऊपर जो वन शो हुआ है, अगर आप उसको वन, अगर यहाँ पर एन यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो आप 0 ले लेते हो, देन ये इक्वेशन क्या होगी, अगर आप इसको सोल्व करो अकॉर्डिंग टू द 0, सो द कंसंट्रेशन 1 माइनस 0 और टाइम यानी कि सेकेंड इनवर्स, सो ये आपके पास फॉर द 0 है। अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू ले रहे हो 1, तो k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, और हमें पता है कि 1 माइनस 0 का 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 ही होगा, यानी कि यहाँ पर 0 यानी 1। अगर यहाँ पर 1 हो तो ये पता है आपको कैंसिल हो जाती है, यानी कि यहाँ पर ये 0 हो जाएगी, और जब भी ब्रैकेट के ऊपर 0 आता है तो वो पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है वो 0 हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बचेगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर मौजूद है फिर क्या होगा, अगर n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 है, then k is equal to the concentration 1 minus 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करें पूरा, तो k concentration 1 बट माइनस का 1, 2 में से 1 गया 1, बट यहाँ पे माइनस 2, क्योंकि 2 जो है वो बड़ा है और उसके साथ माइनस अटैच है, सो हियर विल बी द माइनस 1, और ये सेकंड इनवर्स। अगर आप इसकी वैल्यू को ओपन करना चाहें तो आपके पास k की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन का यूनिट हमें क्या पता है क्या होता है, मोल डीएम क्यूब, अब ये क्यूब प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये -1 हो गया, और ये सेकंड इनवर्स एज इट इज रहा। ये रहा आपके पास फॉर द सेकंड ऑर्डर। अगर हम इसे देखना चाहें तो आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये आपके पास वैल्यू 0 ऑर्डर के लिए, मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स। अगर आपने थर्ड ऑर्डर के लिए फाइंड करनी हो, अगर आपने थर्ड ऑर्डर के लिए फाइंड करनी है तो आप n की वैल्यू 3 कंसीडर कर लो, एंड द k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 1 माइनस 3 अब आ जाएगा, सो द सेकंड इनवर्स। अब ले लो आप k की वैल्यू, हमें बस पता है, हमें आपको कंसंट्रेशन माइनस, अब आएगा आपके पास माइनस का 2, और ये रहा सेकंड इनवर्स। अगर आप इसकी वैल्यू को ओपन करके लिखना चाहें तो आपके पास कुछ इस तरह से होगी, मोल -2, और जो डीएम क्यूब आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास क्या, प्लस का 6, और ये रहा सेकंड इनवर्स। सो हियर यू हैव द k, ये रही आपकी k की वैल्यू फॉर द थर्ड order of reaction. So students, here you all have the factors that affect the rate of reaction. इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, जिसे आप बोलते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही डिस्कस, अभी हमने एक ओवरव्यू देखा है, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं वो देखेंगे। तो मुलाकात होती है आप सब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।